नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन ने असिस्टेंट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर की वैकेंसी जारी कर दी। अप्रोक्सीमेटली 174 प्लस 6 वैकेंसीज हमारे पास आई हैं, which is a good number, fairly good number, and I think most of the law students are wanting to apply for it. I would suggest all of you should definitely go for it. There is no experience that is required. Number one, that is very important. A law graduate can appear for this examination and become an assistant prosecution officer. That's a government advocate. It's a good position. And at the same time, you do not have to study from scratch the new laws. That is the Bharatiya Nagrik Suraksha Sanhita, which has replaced CRPC, going to get affected very soon from the 1st of July. The Bharatiya Nyay Sanhita and Bharatiya Sakshya Adhiniyam, replacing IPC and Evidence Act respectively. You do not have to study the new laws for this particular examination. I suggest all of you should go for it. मैं आपके साथ ये डिस्कस नहीं करूंगा किसको कितनी देर पढ़ना चाहिए, कितना कैसा शेड्यूल बनाओ, इतने घंटे पढ़ो, ऐसे पढ़ो। ये करके अल्टीमेटली आई थिंक बहुत सारे स्टूडेंट्स का फोकस जो है उस टाइम लिमिट पे आ जाता है, या वो अगर टाइम लिमिट फॉलो नहीं कर पाते तो दे गेट डीमोटिवेट। ये जो स्ट्रैटेजी होती है इस तरीके की, इट टर्न्स आउट टू बी क्वाइट काउंटर प्रोडक्टिव एट अ लॉट ऑफ टाइम्स। तो आई वुड सजेस्ट कि आप ऐसी सब चीजों की तरफ ना जाएं। इनफैक्ट आई टेल यू, आई थिंक यू शुड, और जो मैं आपके साथ एक सेशन में बताने वाला हूं, सी an intelligent person generally collects a lot of things. He thinks about what to add. A wise person starts removing things. कहने का मतलब, आप अपना जो मटेरियल का दायरा है, जो अपना प्रेपरेशन की लिमिट है, उसको थोड़ा सा छोटा कर। सर क्या कहना चाह रहे हो आप? मैक्सिमम जगह से हमें यह एडवाइस मिलती है कि हमें फुल प्रूफ प्रेपरेशन करनी चाहिए। दैट्स वेरी ट्रू, आपको फुल प्रूफ प्रेपरेशन करनी चाहिए। दैट्स अ वंडरफुल नैरेटिव टू गिव, बट एट द सेम टाइम फुल प्रूफ प्रेपरेशन के साथ साथ कितना लिमिटेड प्रेपरेशन करनी चाहिए आपको, बिकॉज दिस इज अ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। ये कोई रिसर्च एंड डेवलपमेंट विंग में नहीं जाने वाले हैं हम। इट्स अ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। कितना लिमिटेड रहना है, कितना फोकस रहना है हमें अपनी अप्रोच में, वी नीड टू बी वेरी केयरफुल एंड माइंडफुल अबाउट। आइए एक बारी सिलेबस की चर्चा कर लेते हैं। सिलेबस में क्या क्या हमारे पास सब्जेक्ट्स हैं। एक तो सिविल लॉज नहीं है, तो काफी सारा ड्राई एरिया हट जाता है, बहुत आसान हो जाता है। एक बारी चर्चा कर लेते हैं सब्जेक्ट्स की। मैं प्री और मेंस दोनों की साथ में चर्चा करता हुआ चलूंगा ऑफ डिफरेंट सब्जेक्ट्स। आईपीसी 1860 बहुत आसान रहता है आईपीसी में हमें इंटरेस्ट डेवलप करना। अब मैं जो एरियाज बताऊंगा, प्लीज उन एरियाज पे आप फोकस करिएगा। देखिए, आईपीसी में सबसे पहले तो ऑफेंसेस अगेंस्ट द ह्यूमन बॉडी एंड ऑफेंसेस अगेंस्ट प्रॉपर्टी, ये दोनों नहीं छोड़ सकते। अब आप कहेंगे सर इतना बड़ा, आई मीन इतना बड़ा एरिया आपने हमें दे दिया है, दिस इज नॉट फेयर सर। ऑफेंसेस अगेंस्ट ह्यूमन बॉडी, ऑफेंसेस अगेंस्ट प्रॉपर्टी, इतना बड़ा एरिया सर, तो काम आसान नहीं हुआ सर। आई विल टेल यू हाउ। दी ऑफेंसेस अगेंस्ट ह्यूमन बॉडी की हम बात करें, यू सी, आप शुरू होते हैं सेक्शन 299 से, कल्पेबल होमिसाइड एंड मर्डर। सबको पता है करना है, कल्पेबल होमिसाइड, मर्डर, अटेम्प्ट टू मर्डर। ध्यान रखिएगा, जुडिशियल सर्विस एग्जामिनेशन नहीं है, इट इज एन असिस्टेंट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर का एग्जामिनेशन। लेवल उतने स्तर का नहीं होगा, प्लीज अंडरस्टैंड। It will be a normal examination. It will not be a brain-wrecking difficult examination for you. No.
एक तो कल्पेबल होमिसाइड एंड मर्डर कर लिया, अटेम्प्ट टू मर्डर के बारे में कुछ देख लिया, अबेटमेंट ऑफ सुसाइड के बारे में देख लिया, डाउरी डेथ, हर्ट, ग्रीवियस हर्ट, वुमेन रिलेटेड ऑफेंसेस वेरी इंपॉर्टेंट, सेक्शन 354 कैपिटल A, B, C and D, सेक्शन 376 कैपिटल A, AB, B, C, DA, DB एंड कैपिटल E, रेप एंड एग्रीवेटेड फॉर्म्स ऑफ रेप, और ये सारे ना पनिशिंग सेक्शंस है, दे आर नॉट सेक्शंस व्हिच आर डिफाइनिंग रेप। 375 डिफाइंस रेप, तो इन सेक्शंस को करने में कोई डिफिकल्टी आनी नहीं चाहिए, दैट्स वन सेक्शन दैट इज रेप, 375, अदर्स आर पनिशिंग सेक्शन, यू डोंट नीड टू बी वरीड अबाउट इट। इतना बड़ा सेक्शन अगर आप देख रहे हैं उसको एक लाइन में सामने लिख लो, फॉर एग्जांपल 376D गैंग रेप है, पनिशमेंट क्या है, 376 कैपिटल E रिपीटेड ऑफेंडर्स के लिए है, उसकी पनिशमेंट क्या है, सो सिंपल, you don't need to have a mental capability of memorizing all these provisions. No. उसके बाद हम आगे जाते हैं, ऑफेंसेस अगेंस्ट प्रॉपर्टी। हमारे पास आता है थेफ्ट, एक्सटॉर्शन, रॉबरी, डेकॉइटी। अब आप थेफ्ट के लिए देखेंगे तो 378 इज द डिफाइनिंग सेक्शन, 379, 380, 381, 382, these are all punishing sections. You just need to have a basic idea about the punishment, that's all. Then you go to 383, that is extortion. अब सारे sections आपने नहीं पढ़ने, आपसे 385, 389, 388 से कोई सवाल नहीं पूछ रहा, nobody is going to ask you, their motive is not to ask you questions from such areas. वो ये देखना चाहते हैं कि आपको extortion के offense के basic ingredients पता भी है कि नहीं, if you are presented with a factual situation, can you appear in court and deal with it. Extortion, robbery, 390, 391, dacoity. After that, dishonest misappropriation of property and criminal breach of trust. बहुत simple offenses, they are very simple. You just need to have basic idea about it. कोई आपने यहाँ पे thesis नहीं लिखनी है। अब मुझसे बहुत बारी स्टूडेंट्स पूछते हैं, सर स्टोलन प्रॉपर्टी का क्वेश्चन आता है, हम हमेशा ट्रिक हो जाते हैं कि स्टोलन प्रॉपर्टी में हमें 4 ऑप्शन दे देते हैं और कहते हैं कि कौन से ऑफेंस की प्रॉपर्टी को स्टोलन प्रॉपर्टी के क्राइटेरिया में सेक्शन 410 में नहीं रखा गया है आईपीसी में। और मैं कहता हूं इसमें परेशानी वाली बात क्या है, थेफ्ट से 378 से आप शुरू होते हैं ऑफेंसेस अगेंस्ट प्रॉपर्टी, राइट, और 410 में स्टोलन प्रॉपर्टी डिफाइंड। तो जो भी ऑफेंसेस 378 दैट इज स्टार्टिंग ऑफ द चैप्टर से लेकर स्टोलन प्रॉपर्टी के सेक्शन तक पहुंचने तक जितने भी ऑफेंसेस लिस्टेड हैं, सिर्फ वो ऑफेंसेस स्टोलन प्रॉपर्टी की क्राइटेरिया में आते हैं। थेफ्ट, एक्सटॉर्शन, रॉबरी, dacoity is ultimately an exaggerated form of an aggravated form of robbery. When 5 or more people they together consort to do robbery, it becomes dacoity. So theft, extortion, robbery, in an implied way dacoity also, dishonest misappropriation of property and criminal breach of trust. सिर्फ ये offenses हैं जो आपके stolen property की definition और criteria में इंक्लूडेड है। परेशानी वाली बात क्या है, हो गया स्टोलन प्रॉपर्टी का सेक्शन तो अभी हो गया। मैक्सिमम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं बिकॉज चीटिंग या मिसचिफ में से कोई एक ऑफेंस उसमें डाल दिया जाता है, वो 415, 425 वो आगे के हैं, 410 के बाद वाले प्रोविजंस नहीं। दिस इज द ट्रिक टू रिमेंबर स्टोलन प्रॉपर्टी, सो सिंपल। थोड़ा बहुत आपने चीटिंग बाय पर्सोनेशन देख लिया, साथ में आपने मिसचिफ, क्रिमिनल ट्रेसपास के 1-2 सेक्शंस देख लिए। जस्ट हैव अ बेसिक आइडिया बट फोकस मोर ऑन दी कोर एरिया। उसके अलावा अगर आप आईपीसी में करना चाहें तो कुछ मिसलेनियस एरियाज होते हैं, मिसलेनियस एरियाज फॉर एग्जांपल 504 till 510, ये आपने देख लिया एक बारी, बहुत सिंपल है। बेसिक सेक्शन में क्या लिखा है, यहां डिटेल में जाने की जरूरत नहीं। सेक्शन में क्या लिखा है कि फॉर एग्जांपल मिसचिफ इन पब्लिक बाय ड्रंकन पर्सन है तो उसकी पनिशमेंट कितनी है, 24 आवर्स है, ये एक बार देख लिया, दैट्स ऑल। प्रोविजन पता है, प्रोविजन में ऑफेंस कौन सा है ये पता है, और उसकी पनिशमेंट अगर याद रही तो रही। डिफेमेशन एक बारी इसको देख लीजिएगा, चर्चा में रहता है आजकल ये ऑफेंस। देन यू हैव जनरल एक्सेप्शंस। अब जनरल एक्सेप्शंस को भी मैं मिसलेनियस वाली क्राइटेरिया में इसलिए रखता हूं क्योंकि यहां पे भी आपको बहुत ज्यादा
फोकस जो करने की जरूरत है वो फॉर एग्जाम्पल मिस्टेक ऑफ फैक्ट, मिस्टेक ऑफ लॉ, एक्सीडेंट एंड प्राइवेट डिफेंस, जो बीच के नेसेसिटी वाले सेक्शंस हैं, अगर आप उन पे उतना ज्यादा फोकस नहीं भी करेंगे इट विल बी फाइन, बट यू शुड हैव अ गुड आइडिया अबाउट जनरल एक्सेप्शंस, बिकॉज टू रिबट any kind of defense that has been taken by the opposite side, an assistant prosecution officer should know about that particular defense. तो अगर कोई प्राइवेट डिफेंस की प्ली लेता है अक्यूज्ड, तो एपीओ साहब को पता होना चाहिए प्राइवेट डिफेंस की प्ली को कैसे डिफीट करा जाए, तो उस प्ली के बारे में पता होना जरूरी है कि प्राइवेट डिफेंस होता क्या है. It is not to be weighed in a golden scale, but it is a shield, not a sword at the same time. You should have that idea about general exception. साथ में कुछ आपने बहुत ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है. आपने कुछ इलेक्शन से रिलेटेड ऑफेंसेस अगर देखने हैं जो आईपीसी में आपको कहीं अगर मेंशन मिलता है तो आप देख लीजिएगा. दैट्स ऑल फॉर आईपीसी. आपको इससे ज्यादा आगे जाने की जरूरत नहीं है, और ये भी कोई काम कम नहीं है. सीआरपीसी 1973. अब सीआरपीसी में मैं कैटेगराइजेशन आपकी प्री और मेंस की अलग रखता हूं. प्री और मेंस की कैटेगराइजेशन में अलग रखूंगा फॉर सीआरपीसी. व्हेन यू टॉक अबाउट द प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, अब आप प्रीलिम्स के लिए अगर देखें तो चैप्टर 5 विच इज द चैप्टर ऑफ अरेस्ट, सेक्शन 41 टिल 60 कैपिटल ए, ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान होना चाहिए. सेक्शन 2 विच इज द डेफिनेशन सेक्शन, सेक्शन 27 till 31 competency, juvenile, punishment for several offenses at one trial, etc., etc. These dry areas, summons and warrant, यहां से आपके प्री में सवाल अच्छे बन जाते हैं. इनफैक्ट यहाँ प्रोक्लेमेशन से आपको जनरली सवाल देखने को मिलते हैं, और आप ध्यान रखेंगे 82 से लेकर 86 तक का जो एरिया है प्रोक्लेमेशंस वाला, उस पर भी ध्यान दीजिएगा. After summons and warrant, you can have an idea about jurisdiction. Section 300 से 327, general provisions as to inquiries and trial. यहाँ पे आप याद रखिएगा कि आप कुछ सेक्शन जैसे कोर्ट टू बी ओपन 327, या विड्रॉल फ्रॉम प्रोसिक्यूशन 321, डबल जेपर्डी की इलस्ट्रेशन सेक्शन 300, 301, 2, 3 एंड 4, जहां पे लीगल एड की भी बात करी गई है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर का भी मेंशन है वहां पे. पार्डन 30678, ये याद रखिएगा आप. एडजर्नमेंट 309, जो टेंडर ऑफ पार्डन है वहां पे प्रोसिक्यूटर साहब का एक बहुत बड़ा रोल होता है कि अगर जो अकम्प्लिस है वो पार्डन की रिक्वायरमेंट से कंप्लाई नहीं करते हैं, then the prosecutor has a very pivotal role to play in those proceedings. 30678 देख लीजिएगा. 309 which is adjournments, you should have a good look at it. 320, that is compounding of offenses, that is also extremely important. After compounding of offenses, withdrawal from prosecution 321, और आपने 327 देख लिया. प्री के लिए इतने सेक्शन इसमें बहुत. Then after all these sections, of course, chapter 12, ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट प्री के लिए नहीं है. सेक्शन 154 से 176 तक. दिस इज नॉट very very important for your prelims examination as far as CRPC is concerned, but definitely आप मेंस के लिए तो प्रिपेयर करेंगे ही, तो आप साथ में थोड़ा बहुत प्री के लिए भी करेंगे. I'll tell you how to combine and prepare so that आपकी प्रिपरेशन, आपके फॉर्म फिलिंग की जो लास्ट डेट है, आई थिंक इट्स 12th of April, तब तक हो जाए प्री और मेंस दोनों की प्रिपरेशन. हाउ? I'll let you know, don't worry about it. कुछ मिसलेनियस सेक्शंस होते हैं जैसे कोर्ट नॉट टू ऑल्टर जजमेंट, confirmation of death sentence by High Court 366. Then if a person is of unsound mind and it has to be brought to court, what should be done? 468 जो आपका cognizance की टाइम लिमिट से रिलेटेड है, the limitation period which has been given.
460, 461 irregular proceedings. These are important. 468, 460, 461 irregular proceedings. These are quite important provisions. और जब आप मेंस की बात करते हैं तो आपका जो थोड़ा सा क्राइटेरिया है वो बदल जाता है. सबसे पहले आपके पास आ जाता है चैप्टर 12, विच इज द चैप्टर ऑफ इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द कमीशन ऑफ ऑफेंसेस. इन्वेस्टिगेशन का चैप्टर ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके मेंस के लिए. सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है. बेल, ट्रायल, और ट्रायल में स्पेसिफिकली वारंट ट्रायल एंड सेशंस ट्रायल, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है. समन्स ट्रायल इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, बट वो कहीं ना कहीं कवर हो जाते हैं जब आप वारंट ट्रायल कर लेते हैं. बेल, ट्रायल एंड द चैप्टर ऑफ इन्वेस्टिगेशन, आई थिंक मेंस के लिए यही बहुत सफिशिएंट है एज फार एज सीआरपीसी इज कंसर्न. एज फार एज सीआरपीसी इज कंसर्न, दिस इज गुड इनफ. मेंटेनेंस, आप मेंटेनेंस कर सकते हैं. एंड इफ यू वांट अपील, सब्सटैंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ वगैरह, अपील इज अ वेरी गुड एरिया, बिकॉज प्रोसिक्यूशन ऑफिसर का काफी एक बड़ा रोल होता है हायर कोर्ट्स में अपील करना रिलेटेड टू एनी जजमेंट ऑफ अक्विटल इफ हैज हैपेंड. ये अपील, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एरिया एज फार एज सीआरपीसी इज कंसर्न. दिस कवर्स इट. एविडेंस एक्ट, अब आई जनरली टेल एवरीबडी दैट एविडेंस एक्ट आप हमेशा पूरा ही करके जाए. एविडेंस एक्ट में छोड़ने जैसा कुछ नहीं होता, पर अगर मैं आपको दो एरियाज बोलूं तो एक तो 5 to 55 एंड 134 से लेकर 167, ये एरिया, और ये भी 134 से 167 जो मैंने आपको बताया है, दिस एरिया is specifically important as far as an APO examination is concerned. This is very very important. Evidence Act वैसे आप पूरा करके जाएंगे. 5 से 55 and 134 से 167 पे आप खास ध्यान देंगे. 145 contradiction, 157 corroboration, refreshing of memory, 159 hostile witness, ये सब चीजों पे आपने ध्यान देना है, बहुत जरूरी. It's very important. आगे चलते हैं. अब कुछ offbeat areas आपको मिलेंगे. For example, you will find the SC/ST Act which has been mentioned in the syllabus. Prevention of Atrocities, 1989. अब अगर आप SC/ST Act को ध्यान से देखें तो मेरे ख्याल में उसमें आपको कुल 22 या 23 के अराउंड सेक्शंस देखने को मिलते हैं. It's not a very big act. It's actually not a very big act. और उसमें भी अगर आप देखें चैप्टर 3, 4 and 4A, they are very important. ये मेरे ख्याल से स्पेशल कोर्ट से डील करता है ये चैप्टर, which is chapter number 4. This is related to externments. So these chapters, they hold a very important role. Section 3 and section 4, very very important in ST Act, because this is related to punishments. Section 3 and section 4, and definition section which is section 2. I think this covers your SC/ST Act. अब मेन फोकस आपने यहां करना है. This you give simple repeated readings. अपना काम आसान करिए, डिफिकल्ट नहीं. सिंपल रिपीटेड रीडिंग्स दीजिए इन सब चैप्टर्स को, स्पेसिफिकली चैप्टर 4 को. बाकी 3, 4 एंड सेक्शन 2 ये आप ध्यान से अच्छे से मेमोराइज करने की कोशिश कीजिए. देन यू हैव द आर्म्स एक्ट ऑफ 1959. When you see the Arms Act, it has probably somewhere close to, I can recall, 40, 45 sections or so. You see section number 2, which is the definition section, that is very important. Then you have the chapter of
ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज विच इज चैप्टर नंबर 5, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज. And then you have chapter number 3 which is related to licenses. कौन देगा लाइसेंस, कोई वैलिडिटी पीरियड है, किसके पास अथॉरिटी है लाइसेंस देने की, लाइसेंस रिवोक करने की. ये अथॉरिटी से रिलेटेड जो क्वेश्चंस है ना, ये आपको डेफिनेटली पता होने चाहिए. अथॉरिटी से रिलेटेड, प्रोसीजर से रिलेटेड जो ये सवाल है, इनके आपको जवाब आने चाहिए. दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. Then you have POCSO. Now I will suggest POCSO को आप पूरा करके जाइए. It is a small statute, ज्यादा उसमें सेक्शंस है नहीं. एंड आप देखेंगे ग्रेडेशन बहुत अच्छी है उसमें, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. अगर आप देखेंगे ऑफेंसेस ग्रुप करके उन्होंने सही ग्रेडेशन में करा है, तो एक तो सेक्शन नंबर याद करने में आसानी हो जाती है, प्लस it's quite easy to remember POCSO also, इतनी डिफिकल्टी नहीं आती. Recent judgments, specifically if you can get, of course Supreme Court तो है ही, but specifically if you can get any recent judgment of the Rajasthan High Court, that will be good. आपको area of question थोड़ा समझ आ जाएगा. और मेंस के लिए राजस्थान हाई कोर्ट की अगर आप जजमेंट देखेंगे तो आपको डेफिनेटली थोड़ा सा एक एज दिलवा देती है, बिकॉज हो सकता है सवाल आपको डायरेक्टली पॉक्सो का वहीं से आ जाए. These are all small statutes, very easy to cover and grasp. Difficulty आपको ज्यादा नहीं आनी चाहिए. Then you have the Rajasthan Excise Act of 1950. Now the Rajasthan Excise Act, if you see, section 3 has the definitions. That is quite important. Apart from that, chapter 9, which is chapter of offenses and penalties, that is extremely important. And if you want to have a reading, you can have a reading of chapter 6 and chapter 8. ये आप सिंपल रीडिंग कर सकते हैं इसकी. इन दोनों पे आप ध्यान दीजिएगा, सेक्शन 3 एंड चैप्टर 9 विच इज ऑफ ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज. देन यू हैव द अनफेयर मीन्स एक्ट. नाउ दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग. जो ये अनफेयर मीन्स वाला, पब्लिक एग्जामिनेशन वाले जो आपने दो एक्ट्स देखे होंगे सिलेबस में, 1992 का एंड 2022 का. 1992 वाले में तो मेरे ख्याल से, इफ आई कैन रिकॉल, 8 ही सेक्शन, और 2022 वाले में भी मेरे ख्याल से 18 या 20 सेक्शन के आसपास है. इट्स नॉट एट ऑल डिफिकल्ट. लेट मी टेल यू, इन दोनों के अंदर आप पनिशमेंट देखिए, व्हाट एक्चुअली कॉन्स्टिट्यूट अनफेयर मीन्स ये देखिए, प्रोसीजर या अथॉरिटी से जो रिलेटेड सवाल होते हैं, एक बारी ये देख लीजिए. ये तीनों से ही आपका काम हो जाएगा. छोटे बुलेट पॉइंट्स बना लीजिए, छोटे बुलेट पॉइंट्स बना लीजिए, एंड इट विल बिकम क्वाइट इजी फॉर यू टू गेट होल्ड ऑफ दीज स्टैट्यूट्स. द जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट ऑफ 2015, जेजे एक्ट की अगर आप बात करें, तीन स्पेसिफिक एरियाज, अथॉरिटी, प्रोसीजर एंड डेफिनेशन. इसके अलावा आप थोड़ा सा अपील से रिलेटेड भी प्रोविजन देख लीजिएगा. इसके अलावा आपको जेजे एक्ट में और कुछ भी समझने की जरूरत नहीं है. ट्राई टू हैव अ कनेक्टेड रीडिंग विद सीआरपीसी अपील प्रोविजंस, यू विल गेट टू नो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू. इससे ज्यादा आपको जेजे एक्ट में आगे जाने की जरूरत नहीं है. प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट ऑफ 1958, you see, this is not a very heavy act. क्राइटेरिया देख लीजिएगा आप, अथॉरिटी से रिलेटेड सवाल आपको मिलेंगे, वो देख लीजिएगा आप एक बारी.
दैट्स ऑल, दैट्स ऑल। जो शुरू के सेक्शन है ना, सेक्शन 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, वो थोड़े से इंपॉर्टेंट है, उनको एक बारी रीडिंग आप अच्छे से करेंगे। अपार्ट फ्रॉम दिस आई थिंक वी आर डन विद द सिलेबस। नाउ लैंग्वेज पार्ट। अब अगर आप लैंग्वेज देखेंगे, माय सजेशन विल बी, जो राजस्थान जुडिशियल सर्विसेज के PYQs है, एक तो आप उन पे फोकस कीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट। जो RJS के PYQs हैं, यू फोकस ऑन दैट स्पेशली फॉर लैंग्वेज। प्लस कोई भी स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक आप ले लीजिए, बहुत सारी आती है, हिंदी के लिए भी आती है, राघव प्रकाशन एक्सेट्रा। यू सी दो स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स एंड यू विल बी थॉरो विद इट। बट बिफोर दैट आप राजस्थान जुडिशियल सर्विसेज के जो PYQs हैं उन पे फोकस कीजिए एज फार एज द लैंग्वेज पार्ट इज कंसर्न, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आती है थोड़ी सी बात, मैं आपको बता दूं कि आप पढ़ें कैसे। इट इज अप टू यू, बट आई वुड सजेस्ट दैट यू टेक 2 subjects each day for pre and 2 subjects each day for means। मीन्स का मतलब मैं आपको आंसर राइटिंग करने के लिए कह रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल, आई एम जस्ट ट्राइंग टू गिव यू एन एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल, आप IPC और एंड लेट अस से JJ एक्ट कर रहे हैं फॉर प्री ऑन डे 1, तो आप क्या करिए, 2 और सब्जेक्ट्स लीजिए फॉर मेंस आंसर राइटिंग। लेट अस से यू टेक पॉक्सो and you take Arms Act. You take this for means answer writing. अब आप देखिए, IPC जैसा सब्जेक्ट प्रॉबेबली 3 से 4 दिन तो आपको लगेंगे ही, तो आप क्या करें, डे 2 पे IPC आपका कंटिन्यू हुआ, JJ एक्ट आपका 1 दिन में ही खत्म हो जाना चाहिए। IPC के साथ आपने यहां ले लिया पॉक्सो फॉर व्हाट, प्री, और यहां पे पॉक्सो और आर्म्स एक्ट भी मेंस के लिए आपका 1 दिन में खत्म हो जाना चाहिए। दैट इज अ वेरी डूएबल जॉब, बहुत इजीली हो जाएगा। देयर इज नो डिफिकल्टी एट ऑल, बिकॉज आप मेंस के सवाल ढूंढने जाएंगे तो आपको 2 सवाल, 1 सवाल मुश्किल से मिलेगा। फॉर एग्जांपल, अगर आप अनफेयर मींस एक्ट में देखें 1992 वाले, आपको कितने सवाल मिल जाएंगे मेंस के, 1। 2022 वाले एक्ट में देखें कितने सवाल मिल जाएगा, 1 सवाल। आर्म्स एक्ट में कितने, 2 सवाल, 3 सवाल मेंस के, इससे ज्यादा सवाल आपको नहीं मिलेंगे। तो आपने यहां पॉक्सो कर लिया प्री के लिए, उसके बाद आपने क्या करा, SC/ST एक्ट यहां पे करा आपने मेंस के लिए, और SC/ST एक्ट के साथ आपने ले लिया प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट, ये आपने मेंस के लिए कर लिया। ऐसे जब आप शफल करके अपना एक रूटीन सेट कर लेंगे, आई एम गारंटीइंग बाय द 12th of April, that is the last date of filling the form only, you will be very well prepared for pre and mains both, वेरी वेल प्रिपेयर्ड। कंस्ट्रेन्ड टाइम में रह के करेंगे तो आपके लिए बहुत इजी होगा एग्जामिनेशन में आगे जाए। और आंसर राइटिंग भी जो मैं कह रहा हूं, एटलीस्ट 2 आंसर्स पर सब्जेक्ट, दैट्स ऑल। अब उसमें जितना आपको टाइम लगे आप देख लीजिएगा, 2 आंसर पर सब्जेक्ट, दैट्स एब्सोल्युटली फाइन। और एक आंसर को ना बार बार रिपीट कीजिए। फॉर एग्जाम्पल, आपने क्वेश्चन नंबर 1 लिखा, फिर उसका आंसर लिखा, देन रिपीट क्वेश्चन नंबर 1 आंसर, देन अगेन क्वेश्चन नंबर 1 आंसर, 2-3 बार उसी सेम आंसर को बार बार लिखिए। देन क्वेश्चन नंबर 2 आंसर, क्वेश्चन नंबर 2 अगेन आंसर, क्वेश्चन नंबर 2 अगेन आंसर। यू विल सी, यू विल स्टार्ट इंप्रूविंग। आप इंप्रूव करोगे, चीजें दिमाग में फिट होंगी और आपके आंसर्स बेटर क्रिस्प हो जाएंगे। जो कॉलेज लेवल के हमारे आंसर्स होते थे ना, जब हमने बस टॉपिक देखा सब कुछ लिख दिया उसके बारे में, उस तरीके का पैटर्न हमें नहीं फॉलो करना। लिमिटेड स्पेस होती है, टाइम बहुत लिमिटेड होता है, तो आप ऐसे ही करेंगे, बार बार आप ग्रेजुअली देखेंगे आप हर आंसर में थोड़ा बेटर हो रहे हैं, लैंग्वेज इंप्रूव हो रही है, स्ट्रक्चर इंप्रूव हो रहा है, आपको मेमोरी बेटर हो रही है, आपको ज्यादा याद रह रहा है आंसर, and ultimately you will see that your answers are getting more crisp, more pinpointed, sharp and very concise and to the point. I'll also remain very concise and to the point. This was just a brief introduction that I wanted to give you regarding the Rajasthan APO examination that is coming up. Fine.
Please take care of yourselves. Practice and practice MCQs. That is very important for the prelims examination. मेंस के लिए आंसर राइटिंग आप करते रहिए और ऐसे मिक्स्ड पैटर्न को अगर आप फॉलो करेंगे, इट विल बी वेरी वेरी कन्वीनियंट फॉर यू टू कंप्लीट योर सिलेबस ऑन टाइम. Please take care and I'll meet you very soon. Thank you so much.